आज की इस गहन चर्चा में हम मेडिकल साइंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्नों को पलटने वाले हैं। मतलब हमारे पास मौजूद नोट्स के आधार पर हम 3 खास टॉपिक्स को डिकोड करेंगे। हाँ बिल्कुल। और आज का जो हमारा फोकस है वो काफी स्पेसिफिक है। राइट। तो पहला टॉपिक है एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट, और दूसरा है ड्यूक नामकरण प्रणाली। और तीसरा टॉपिक है वो चौंकाने वाले ट्रिगर्स जो थायराइड स्टॉर्म जैसी खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। एग्जैक्टली। चूंकि बेसिक्स तो सबको पता ही है, हमारा मिशन आज उन हिडन पैटर्न्स और कनेक्शंस को खोजना है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। इन जटिल मेडिकल फैक्ट्स को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। मैं कहूंगी ये एक बहुत ही जरूरी नजरिया है, क्योंकि जब हम इन मेडिकल प्रोटोकॉल्स को गहराई से देखते हैं तो ये सिर्फ बीमारियों की लिस्ट नहीं लगते। ये बताते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के दौरान इंसानी शरीर कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए इसी बात पर सीधे पहले टॉपिक पर आते हैं। मैं सोच रहा था कि हम एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा के इलाज से शुरू करें। श्योर। इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत सिस्टमैटिक है। हाँ, हमारे सोर्सेज में मैनेजमेंट के 8 स्टेप्स दिए गए हैं। जब कोई पेशेंट इस कंडीशन में आता है तो डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीजन, डायूरेटिक्स और ओपिएट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। सबसे पहले सिस्टम को स्टेबलाइज करना। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। ऑक्सीजन तुरंत राहत देती है। डायूरेटिक्स शरीर से उस एक्स्ट्रा फ्लूइड जो पानी को बाहर निकालते हैं, जो फेफड़ों में भर रहा होता है। और ओपिएट्स दर्द के लिए? सिर्फ दर्द कम नहीं करते, बल्कि ओपिएट्स नर्वस सिस्टम को शांत करके उस पैनिक को रोकते हैं जो हार्ट पर और ज्यादा दबाव डाल सकता है। राइट। अच्छा, अब जब ये बेसिक चीजें हो जाती हैं तो वैसोडायलेटर्स जैसे नाइट्रेट्स का रोल आता है ना? बिल्कुल। वो वैसोडायलेटर्स शरीर की नसों को चौड़ा कर देते हैं, जिससे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। और फेल होते हुए हार्ट को बेहतर पंप करने के लिए वो डोपामाइन या डोबुटामाइन जैसे इनोट्रोपिक एजेंट्स भी तो दिए जाते हैं। हाँ, इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही कार का एक्सेलरेटर दबाना। ये दवाएं हार्ट की मांसपेशियों को वो एक्स्ट्रा पावर देती हैं जिससे वो अपनी पूरी ताकत से धड़क सके। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। लेकिन अगर कार फिर भी पहाड़ न चढ़ पाए तो? मेरा मतलब है, अगर दवाएं असर करना बंद कर दें तब क्या होता है? तब मैकेनिकल सपोर्ट की एंट्री होती है। सांस लेने में मदद के लिए सीपैप का इस्तेमाल होता है। और अगर डायरेटिक्स काम नहीं कर रहे हो? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जरिए सीधे खून से पानी बाहर निकाला जाता है। और अगर हार्ट पूरी तरह से हार मान चुका है तो इंट्राऑर्टिक बैलून काउंटरपल्शन या वेंट्रिकुलर असिस्टिंग डिवाइस यानी वैड का यूज होता है। राइट? एग्जैक्टली। एक तरह से मशीनें हार्ट का पूरा काम अपने ऊपर ले लेती हैं। मेडिकल साइंस की ये गहराई सच में हैरान करती है। और सिर्फ मशीनों तक ही नहीं, हर बीमारी और इलाज को स्टैंडर्डाइज करने के तरीके भी कमाल के हैं। आप नामकरण या नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे ड्यूक एक ऐसा नाम है जो अलग अलग बीमारियों में बार बार सामने आता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही नाम का इस्तेमाल कितने अलग अलग मेडिकल फील्ड्स में होता है। ड्यूक क्राइटेरिया को लीजिए। इसका इस्तेमाल इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस यानी हार्ट वाल्व के इन्फेक्शन को पहचानने के लिए होता है। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ड्यूक स्कोर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना को नापने के काम आता है। और पूरी तरह से अलग दिशा में जाएं तो ड्यूक स्टेजिंग का उपयोग कोलोरेक्टल कैंसर का लेवल पता लगाने के लिए किया जाता है। हार्ट इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक बस एक ही नाम। ये दिखाता है कि मेडिकल हिस्ट्री में चीजों को कैटेगराइज करना कितना अहम रहा है। कैटेगराइजेशन से याद आया, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी जैसा लगता है। थायराइड स्टॉर्म। नाम तो ड्रामेटिक है ही, कंडीशन भी उतनी ही सीरियस है। मुझे इसके ट्रिगर सबसे ज्यादा हैरान करते हैं, क्योंकि कोई एक चीज इसे ट्रिगर नहीं करती। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो थायराइड स्टॉर्म असल में शरीर के सिस्टम में अचानक थायराइड हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा विस्फोट है, जो तब होता है जब शरीर किसी भयंकर स्ट्रेस से गुजर रहा हो। बिल्कुल, जैसे अचानक एंटी थायराइड दवा का बंद हो जाना इसका सबसे कॉमन ट्रिगर है। लेकिन लिस्ट में ट्रॉमा, जलना या थायराइड और नॉन थायराइड सर्जरी भी शामिल हैं। यानी बॉडी के लिए कोई भी बड़ा फिजिकल शॉक एक ट्रिगर बन सकता है। इसमें गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। कोविड-19, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हार्ट फेलियर या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यहाँ तक कि स्ट्रोक और दिमाग की चोट भी। हाँ, और पार्ट्यूरेशन यानी डिलीवरी के दौरान होने वाला स्ट्रेस भी इस तूफान को ला सकता है। और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी तो ट्रिगर्स में हैं, जैसे एम्योडेरोन या एनेस्थेटिक्स। उनके साथ साथ सैलिसिलेट्स भी। इसके अलावा आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट का हालिया इस्तेमाल या रेडियो आयोडीन थेरेपी भी
ट्रिगर बन सकती है, हालांकि ये रेयर है। और प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी इस डोमिनो इफेक्ट को शुरू कर सकती हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि इंसान का शरीर ट्रॉमा और स्ट्रेस पर कितनी कॉम्प्लेक्स प्रतिक्रिया देता है। और मेडिकल साइंस ने ड्यूक जैसी प्रणालियों के जरिए इसे डिकोड करने की कितनी शानदार कोशिश की है। जब हम इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तभी हम किसी भी क्राइसिस को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। पर जाते जाते एक सोचने वाली बात है, जब शरीर कोविड-19 या किसी बड़े ट्रॉमा जैसे भारी आघात से गुजरता है, तो क्या भविष्य में मेडिकल साइंस कोई ऐसा यूनिवर्सल सेल्यूलर स्विच खोज सकता है? एक यूनिवर्सल स्विच? हाँ, एक ऐसा स्विच जो एक ही समय में थायराइड स्टॉर्म और हार्ट फेलियर जैसी अलग-अलग लेकिन जानलेवा रिएक्शंस को ट्रिगर होने से रोक सके। ये सच में एक ऐसा विचार है जो कई नए अन्वेषणों को जन्म देता है।